अध्यक्षता करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, नई दिल्ली। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षी भाषण करने के लिए और लोगों जो प्रत्याशी हैं प्रथम फेज के, उनके समर्थन में ये कार्यक्रम का अध्यक्षीय उद्बोधन करने के लिए माननीय वामन मेश्राम साहब। साथियों, आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो 2022 में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, उस चुनाव में 10 फरवरी को पहले चरण में वोट डाला जाने वाला है। तो पहले चरण के वोट डालने के कार्यक्रम के लिए हम लोग राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा वर्चुअल रैली कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में मुख्यतः बहुजन मुक्ति पार्टी और उनके लगभग 13 दल मिलकर अभी ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा पुनर्जीवित किया गया है। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का काम करेगा और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा हस्तक्षेप करके परिवर्तन करने का कार्य भविष्य में करेगा। ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, ये क्यों बनाया गया, इसे जानना और इसे समझना बहुत जरूरी है। साथियों, इसके लिए 2 बातें जानना और समझना बहुत जरूरी है, और इसलिए ये 2 बातें मैं आप लोगों को चुनाव की वर्चुअल रैली होने के बावजूद भी बता रहा हूं। वो ये 2 बातें क्या हैं? तो पहले नंबर की बात ये है कि आजादी का आंदोलन नहीं था। वह ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन था, अंग्रेजों के भगाने का आंदोलन था, अंग्रेजों की जगह पर ब्राह्मणों को स्थापित करने का आंदोलन था। ये बात उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को ही नहीं, जहां मतदाता अब मतदान नहीं कर रहे हैं, वहां भी ये बात समझना जरूरी है। क्योंकि ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात दस्तावेजी प्रमाण से हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि आजादी का आंदोलन नहीं था। अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन था और अंग्रेजों की जगह पर ब्राह्मणों को प्रस्थापित करने का आंदोलन था। ये बात हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर प्रस्थापित कर चुके हैं। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं और इसे जानना और समझना जरूरी है। एक पहली बात। दूसरी बात, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया।
मगर उसके विरोध में, संविधान के विरोध में अमल किया गया। मैं उस समय बहुत हैरान हो गया था जब जस्टिस सावंत साहब, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, पूना में आकर उन्होंने कहा कि देश में संविधान पर अमल नहीं हो रहा है, संविधान के विरोध में अमल हो रहा है। तो हम सोच रहे थे कि हम ही केवल ये बात कह रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सावंत साहब, अभी उनका मृत्यु हो गया है, मगर ये बात हमारे पास वीडियो में रिकॉर्डिंग है। और ये बात उन्होंने पूना में कही कि संविधान पर अमल नहीं हुआ, यही सही नहीं है। उनका कहना था यही बात पूरी सही नहीं है, संविधान के विरोध में काम हो रहा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कह रहे थे। तो जो बात हम कह रहे हैं वो कोई काल्पनिक बात नहीं है। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उसके आधार पर 1952 में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ और जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए गए और 22.5% एससी और एसटी के पुनः पैक्ट के आधार पर चुने हुए नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन को लेकर भारत के संसद पर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कब्जा करवाया गया और तब से लेकर अब तक कई ऐसे कानून बनाए गए जिसके द्वारा लोकतंत्र के चारों पिलर पर कब्जा कर दिया गया है। तो इस तरह से ये चारों पिलर पर कब्जा करने का काम किया गया है। ये 4 पिलर कौन से हैं? क्योंकि मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि हमने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया, ये बात समझाने के लिए ये बात बता रहा हूं कि लोकतंत्र के चारों पिलर पर, जिनकी इस देश में 3.5% संख्या है, वो ब्राह्मण, अगर देश में ईमानदारी से चुनाव करवाया जाए तो जो ग्राम पंचायत में पंच चुनवा कर नहीं ला सकते, सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। उन लोगों ने इस देश में संसद पर कब्जा किया और चारों पिलर पर कब्जा किया। आज 400 से ज्यादा सीटों पर 5-5 राष्ट्रीय पार्टियां हैं ब्राह्मण जातियों की। उन लोगों ने ये उनकी 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं और हम देखते हैं कि जिनकी संख्या 3.5% है, उनके 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां, रिकॉग्नाइज पार्टियां है और उन्होंने ये बात चारों पिलर पर कब्जा किया, जिसमें विधायिका है। आज 400 से ज्यादा सीटों पर उनका कब्जा है। 303 तो अकेले बीजेपी का है।
ये आंकड़ा 450 के भी ज्यादा हो सकता है अगर आंकड़ा लेकर बैठा जाए तो। कार्यपालिका में 79.2% प्रथम श्रेणी के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी है, तो कार्यपालिका पर भी उनका कब्जा है। जब ईवीएम पर गैर कानूनी तरीके से अमल किया जाता है तो यही आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी उस गैर कानूनी काम को अमल में लाने का काम करते हैं। न्यायपालिका 97% ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों के कब्जे में है। जो संविधान के अनुकूल नहीं है वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं वहां। और हैरान करने वाली बात है, ऐसे ऐसे फैसले देते हैं संविधान के लेटर एंड स्पिरिट की जो मौलिक भावना है उसके विरोध में। चौथा पिलर है मीडिया। 4 प्रकार का मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, होकल मीडिया। चारों मीडिया पर उनका कब्जा है। और इस तरह से लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मण एवं तत्सम ऊंचे जाति के लोगों का कब्जा है। मूलतः ब्राह्मण 3.5% उन लोगों का कब्जा है। ये जो उनका कब्जा है, इस कब्जे की वजह से भारत का जो लोकतंत्र है वो ब्राह्मणों का बटीक बन गया है। भारत का जो लोकतंत्र है इन लोगों ने गिरवी रख लिया है, अपने नियंत्रण में ले लिया है, कब्जे में ले लिया है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। जैसे अभी चुनाव हो रहा है उसमें रिप्रेजेंटेटिव चुने जा रहे हैं और जो चुनने के तरीके अपनाए जा रहे हैं उसका अगर अभ्यास किया जाए तो पता चलेगा कि चुनाव प्रक्रिया को इतना महंगा कर दिया गया है, इतना महंगा कर दिया गया है कि आम आदमी केवल मात्र वोट देने के लिए लाइन में खड़ा रह सकता है, बाकी चुनाव लड़ना उसके बस की बात नहीं है। इस तरह से उन लोगों ने सारी बातों पर कब्जा कर लिया है। और ये जो कब्जा कर लिया है तो ये ब्राह्मणवादी नियंत्रण के अधीन रहने वाले लोगों का लोकतंत्र हो गया है। इसमें परिवर्तन होना जरूरी है। ये परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। तो ये इस तरह से ये महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये परिवर्तन मोर्चा हमने ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए ये परिवर्तन मोर्चा बनाया गया। साथियों, आज देश पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो सरकार और उसको संचालित करने वाली पर्दे के पीछे जो आरएसएस है वो लोग देश में हिंदुत्व की बात करते हैं और हमारे बहुत सारे लोगों को हिंदुत्व क्या है ये समझ में नहीं आता कि क्या है। तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग है। हम हिंदुत्व को नहीं मानते हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं। दोनों के दोनों गुमराह करने का काम कर रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म नाम का तो कोई धर्म ही नहीं है।
हिंदू धर्म नाम का तो कोई धर्म ही नहीं है, और अगर कोई बात है तो वो ब्राह्मण धर्म है। तो इसीलिए इस हिंदुत्व को समझना और जानना बहुत जरूरी है कि ये हिंदुत्व क्या है, कौन से एलिमेंट से ये हिंदुत्व बना हुआ है, कौन से एलिमेंट है हिंदुत्व के। तो हिंदुत्व के एलिमेंट कौन से हैं जिससे हिंदुत्व बना, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को मालूम हो कि हिंदुत्व कौन से एलिमेंट से, कौन से तत्व से बना हुआ है। उसका पहला तत्व है हिंदुत्व का वर्ण व्यवस्था का समर्थन। पहला तत्व है वर्ण व्यवस्था का समर्थन। दूसरा तत्व है जाति व्यवस्था का समर्थन। तीसरा तत्व है जब आप वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था मानते हो तो फिर अस्पृश्यता अपने आप ही मानना पड़ता है, अस्पृश्यता का समर्थन। चौथा है गुमंतु जातियों का बहिष्कार, ये मानना पड़ता है, गुमंतु जातियों का बहिष्कार, ये चौथा तत्व है। पांचवा तत्व है शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा जाना, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा जाना, ये पांचवा तत्व है। 6 नंबर का है आदिवासियों का अलगीकरण, आदिवासियों को दूसरे समाज से अलग करके उनको जंगलों में रहने के लिए मजबूर करना, अलगीकरण। और 7वां है महिलाओं को दास बनाना। ये 7 तत्व है जिससे हिंदुत्व बना हुआ है। इन 7 तत्वों से हिंदुत्व बना है। तो जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, वो अपने भाषणों में हिंदुत्व कहते रहते हैं। उनको कहने वाले जो हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको भी पता नहीं कि हिंदुत्व है क्या। ये हिंदुत्व बनाने वाले एलिमेंट मैंने आपको समझाया, इससे बनता है हिंदुत्व। अगर इन तत्वों से हिंदुत्व बनता है तो फिर ये हिंदुत्व नहीं है, ये ब्राह्मणत्व है। फिर इससे हिंदुत्व नहीं बनता है, फिर इससे ब्राह्मणत्व बनता है। उन्होंने बनाया भी ब्राह्मणत्व ही है, मगर बाबा साहब आंबेडकर ने एक अवरोध खड़ा कर दिया। वो अवरोध क्या खड़ा कर दिया कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को वोट का अधिकार दे दिया, और इनकी संख्या बहुसंख्य है, 85% है। यदि ब्राह्मणत्व का प्रचार, हिंदुत्व का प्रचार, ब्राह्मणत्व का प्रचार ब्राह्मणत्व के नाम से करते हैं, तो ये इतने % लोग उनके विरोध में खड़े हो सकते हैं। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, जो ब्राह्मणत्व है उसको छुपाकर हिंदुत्व के नाम से प्रचार करने लगे। है मूलतः ब्राह्मणत्व, मगर ब्राह्मणत्व का प्रचार कर रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर। तो जो एससी एसटी ओबीसी के लोग अपने को जानकर अनजाने में हिंदू मानते हैं, वो लोग इस जाल में फंस जाते हैं कि ये तो हमारा लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर ये तो ब्राह्मणत्व थोपने का कार्यक्रम है। हिंदुत्व एससी एसटी ओबीसी और जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र जातियां हैं, मगर ओबीसी के लिस्ट में अभी शामिल नहीं है, वहां तक कायस्थ तक, कायस्थ के ऊपर कोई शूद्र जाति नहीं है। ब्राह्मण लोग कायस्थ को भी शूद्र मानते हैं,
महाराष्ट्र में इस पर कायस्थ लोगों को शूद्र मानने का झगड़ा सारे एविडेंसेस है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि ये सारे लोगों को ये जानना होगा, ये समझना होगा कि हिंदुत्व इन सब लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। एक ही बात मैं आपको सबूत के तौर पर पेश करता हूं। नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग के हैं, 52% ओबीसी के हैं, मगर वो 52% लोगों की गिनती नहीं करवाना चाहते हैं, कुत्ते बिल्लियों की गिनती करवाना चाहते हैं, जानवरों की गिनती करवाना चाहते हैं, करते हैं, मगर ओबीसी की गिनती नहीं करते हैं। इससे पता चलता है कि हिंदुत्व प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति को भी गुलाम बनाता है। हिंदुत्व जो है प्रधानमंत्री बने हुए लोगों को भी गुलाम बनाता है। इससे सिद्ध होता है कि ये हिंदुत्व नहीं है, ये ब्राह्मणत्व है। और इसलिए इस बात को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा। इसलिए हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, वो बहुत सारे लोग बहुत सारे भ्रम के शिकार हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पुरोहित ब्राह्मणों को वेतन दिया जाएगा, तो इसका मतलब है अब बीजेपी की जगह अगर अखिलेश की सरकार आती है तो वो सरकारी पैसे से ब्राह्मण धर्म को, ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे। कौन करेंगे? आदित्यनाथ जी नहीं करेंगे। कौन करेंगे? अखिलेश यादव जी करेंगे। सरकारी कोष से, सरकारी पैसे से ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणी व्यवस्था को दृढ़ करने का, मजबूत करने का काम करेंगे सरकारी पैसे से, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का टैक्स शामिल है, हमारा पैसा शामिल है। हमारे पैसे से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। पूरी ताकत हम लगा देंगे और उनको ऐसा किसी भी स्थिति में नहीं करने देंगे। भारत बंद करवाएंगे। हां, ऐसा करने की कोशिश अगर अखिलेश यादव ने किया तो इसके विरोध में भारत बंद करवा देंगे। किसी स्थिति में नहीं होने देंगे। उनके पिताश्री और मोहन भागवत चाहे 100 पेपर बैठ जाए, मगर हम लोग जो है ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत नहीं होने देंगे। सरकारी कोष से, सरकारी पैसे से नहीं होने देंगे। बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं तो ये भी उनकी देखा देखी कर रहे हैं। विरोध करने के बजाय ये भी उनकी देखा देखी ऐसा कर रहे हैं। और ये भी कहते हैं अखिलेश की कि मैं तो मोहन भागवत से बड़ा हिंदू हूं। तो फिर जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो जिस कुर्सी पर बैठे थे उसकी सफाई क्यों की गई थी? यज्ञ और हवन क्यों किया गया था उस कमरे में हवा को शुद्ध करने का? हैं? बड़े हिंदू थे ना तुम, तो ऐसा क्यों किया गया? तो ये सारी नासमझी की वजह से हो रहा है और इसे हम लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। तो इसलिए मैं आप लोगों को द एलिमेंट ऑफ हिंदुत्व इसलिए समझा रहा था ताकि आपको पता चले कि ये हिंदुत्व नहीं है बल्कि ब्राह्मणत्व है और छुपकर ब्राह्मण धर्म थोपने का और बाकी समस्त लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्रकारी अभियान है। ये जानने और ये समझने की जरूरत है। इसलिए साथियों,
हमारे कार्यकर्ताओं को ये जानना और समझना जरूरी है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि राजनीति में सिद्धांतों को नहीं देखना चाहिए, जो लोग ऐसा कहते हैं और सिद्धांतों को देखे बगैर राजनीति करनी चाहिए, ऐसा जो लोग कहते हैं, हमारे में भी ऐसे कुछ महापंडित लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें राजनीति में सिद्धांतों को नहीं देखना चाहिए। हम लोग ये जो आंदोलन हमने शुरू किया, ये किसी को सिद्धांतहीन होकर एमएलए एमपी बनाने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि हम तो ये संकल्प करके काम कर रहे हैं कि अब दूसरी मायावती पैदा नहीं होने देंगे। पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी शक्ति लगा देंगे और दूसरी मायावती पैदा नहीं होने देंगे। तो इस हालात में हम लोग सिद्धांतहीन राजनीति को बदलने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। समय लगेगा, क्योंकि जो सिद्धांतों की बातें होती हैं उसको बदलने के लिए समय लगता है। कुछ लोग जल्दी से जल्दी जो है वो एमएलए बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी वो एमएलए बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं और सलाह देते हैं, और वो भी सोशल मीडिया में सलाह देते हैं कि अरे राजनीति में सिद्धांत थोड़ी होता है। तो आरएसएस के लोगों ने सिद्धांत छोड़कर ही राजनीति कर लिया है? आरएसएस के लोगों ने सिद्धांतों को छोड़कर राजनीति किया हुआ है, और सिद्धांतों को छोड़कर राजनीति किया होता तो काहे के लिए परेशान हो रहे तुम लोग? फिर काहे के लिए परेशान हो रहे हो? अगर बीजेपी ने आरएसएस के कहने पर काम नहीं किया तो फिर तो तुम्हारे फायदे का होना चाहिए। फिर तो तुम्हारे फायदे का होना चाहिए, तो तुम चिल्ला क्यों रहे हो, विरोध क्यों कर रहे हो? इसलिए क्योंकि वो उस पर अमल कर रहा है, तरीके से कर रहा है, इसलिए तुम चिल्ला रहे हो। बदलना जरूरी है कि उनके सिद्धांत हमें मंजूर नहीं है। सिद्धांत पर अमल कर रहे हैं इसलिए ना, वो अपने सिद्धांतों पर अमल कर रहे हैं, वो सिद्धांत तुम्हें मंजूर नहीं है इसलिए तो तुम विरोध कर रहे हो। तो हम ऐसी सिद्धांतहीन राजनीति और सिद्धांतहीन जीवन प्रणाली हम मंजूर नहीं करते हैं। इसके लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने जिंदगी कुर्बान की, आधुनिक भारत में भी, और काशीराम जी ने भी, खापर्डे साहब ने भी जिंदगी लगाई, सिद्धांतों के लिए लगाई है। और हम लोग सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसके लिए जो आंदोलन खत्म करने में मायावती का माध्यम बनाकर ब्राह्मणवादी लोग कामयाब हो गए थे, उन लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अब ये आंदोलन उससे निकलकर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 31 राज्यों में और 567 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैल चुका है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उन लोगों को याद रखना चाहिए 2-2 बार अगर नहीं है तो भारत बंद कैसे हुआ? सपने में हो गया था। सपने में ही नरेंद्र मोदी ने संसद में संविधान संशोधन किया था। संविधान संशोधन संसद के अंदर हुआ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और जो लोग ऐसा कहते हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि शाहीन बाग का आंदोलन कई महीने चला मगर सीएए लागू करने को रोक लगाने में कामयाब नहीं हुआ। जब हमने भारत बंद किया तब जाकर के सीएए बोलना अमित शाह और नरेंद्र मोदी का हमने बंद करवाया। या तारीखों के साथ, रिकॉर्ड के साथ देख लेना, क्रोनोलॉजी देख लेना, सारी की सारी उपलब्ध है। तो इसलिए हम सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं। हमें हो सकता है सिद्धांतों की वजह से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, कोई बात नहीं है, चलेगा। इस सिद्धांतों के आधार पर ही चलेगा और चलाया जाएगा।
इससे कोई अलग हटकर काम नहीं किया जाएगा और सिद्धांतहीन बातों को नहीं माना जाएगा, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में नहीं माना जाएगा। और पूरी ताकत लगाकर हम लोगों के पास जो संगठित शक्ति है वो परिवर्तन के लिए लगाई जाएगी, पूरी ताकत के लिए लगाई जाएगी। और इसलिए इस चुनाव में हम लोगों ने बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बामसेफ के ऑफशूट संगठन, भारत मुक्ति मोर्चा के ऑफशूट संगठन, बहुजन क्रांति मोर्चा के ऑफशूट संगठन, ये जो तमाम संगठन हैं उनके माध्यम से हम लोगों ने राजनीतिक हस्तक्षेप करने का काम किया। कुछ लोगों को 5 साल में एक बार चुनाव आता है तो वो केवल उनके लिए चुनाव होता है, हमारे सामने केवल चुनाव नहीं है। हमारे पास 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है राजनीतिक हस्तक्षेप का। मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य ना होकर भी राजनीतिक हस्तक्षेप कर सकता हूं और मैं कर रहा हूं। और इसके पीछे एक तो हमारे लोगों को शासन करती जमात बनाना, हमारे बाबा साहब आंबेडकर ने जो कहा उस पर अमल करने के लिए संविधान के दायरे में रहकर कर रहे हैं। हमारे पास राजनीतिक हस्तक्षेप के अलावा सुप्रीम कोर्ट में जाकर कुछ बड़ों मुद्दों को लेकर उस पर अमल करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। उसके लिए लड़ाई लड़ना दूसरा रास्ता है और ईवीएम की लड़ाई लड़कर हमने इस बात को साबित किया, सिद्ध किया। पेपर ट्रेल हमारी वजह से सारे देश भर में लगा। अभी वो मैच हो रहा है, मगर हम आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का रिकाउंटिंग का फैसला लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे और मैदान में भी लड़ेंगे। राजनीतिक हस्तक्षेप के अलावा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। संविधान के दायरे में रहकर परिवर्तन किया जा सकता है, तो एक रास्ता हमारे पास यह भी है। और तीसरा रास्ता है, वो है राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करना। तो जिनके पास केवल चुनाव लड़ना है, एक ही काम है, वो लोग चिंता में पड़ सकते हैं कि यार चुनाव के बाद क्या होगा हमारा, उनको चिंता है। हमें चुनाव के बाद क्या होगा उसकी चिंता नहीं है। हमारे पास तो 24 घंटे का समय कम पड़ता है, इतना काम पेंडिंग है हमारे पास। तो हमारे पास कम समय नहीं है, हमारे पास राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करेंगे, भारत बंद करेंगे, देशव्यापी जेल भरो आंदोलन करेंगे। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है, 3 रास्ते हैं। तो जो लोग केवल चुनाव के पीछे लगे हैं और चुनाव की वजह से ही वो उनकी प्रासंगिकता है, ये उनके लिए लागू होगा, हमारे लिए लागू नहीं है। हमारे पास कई रास्ते हैं। बदलाव हमारा लक्ष्य है, बदलाव के लिए काम करेंगे। चुनाव लड़ना अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, चुनाव लड़ना अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है, चुनाव लड़ना अपने आप में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। चुनाव लड़ने का काम, राजनीतिक हस्तक्षेप का काम परिवर्तन के लिए कर रहे हैं। अगर हम चुनाव में हस्तक्षेप करें और परिवर्तन ना कर सके तो ऐसा चुनाव हम लोग नहीं लड़ना चाहते हैं। जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं उन तमाम लोगों को हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हम कोई झूठी बात कहना नहीं चाहते, कोई झूठा आश्वासन देना नहीं चाहते हैं, सीधी सपाट लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और किसी को कोई समझ में नहीं आएगा ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरीके से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और लगातार लड़ेंगे। और 10 साल में अगर 20 बार भारत बंद हो गया तो फिर क्या हो सकता है इसका लोग अंदाज
कर सकते हैं, उनको तो अंदाज है, उन लोगों को तो अंदाज है। तो इसलिए ये काम खास तौर पे हम लोगों को ध्यान रखना होगा। अभी जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में मैं दो बातें आप लोगों को बताकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हम इस परिवर्तन मोर्चा में जैसे समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा अखिलेश यादव है, भारतीय जनता पार्टी का ये योगी आदित्यनाथ है, उसका भी चेहरा स्पष्ट है, कांग्रेस का प्रियंका गांधी का चेहरा स्पष्ट है, बहुजन समाज पार्टी का मायावती चेहरा स्पष्ट है। तो हमारे भी चेहरे स्पष्ट होने चाहिए। इसलिए 2.5 साल के लिए 2 मुख्यमंत्री रहेंगे। तो पहले टर्म के लिए परवेंद्र प्रताप सिंह ये मुख्यमंत्री रहेंगे। ये आप खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए। ये परवेंद्र प्रताप सिंह जी है, ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की तरफ से इनको मुख्यमंत्री पद का 2.5 साल के लिए पहले चरण के लिए, पहले टप्पे के लिए हमने इनको चुना। दूसरा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार वो है राम सुरेश वर्मा जी। जैसे ये राम सुरेश वर्मा जी है। दूसरी बात कि परवेंद्र प्रताप बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है और पिछले 15-20 साल से ये पूर्णकालीन कार्यकर्ता के तौर पर अपनी जिंदगी इस परिवर्तन के काम में लगाए हुए हैं। और राम सुरेश वर्मा जी, ये जो किसान आंदोलन चला, 4 महीने ठंडी के काल में दिल्ली में झंडा टेंट गाड़कर किसान का आंदोलन लड़ते रहे। तो उस समय ये लड़ते रहे, लड़ाकू राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और किसान आंदोलन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के कुर्मी जाति के हैं और ओबीसी प्रवर्ग जो है उससे संबंधित है। इतने सारे गुण एक ही व्यक्ति में शामिल है। इसलिए राम सुरेश वर्मा जी को मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तरफ से जनता के सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है और जनता को ये अपील किया जा रहा है कि इनको, ये लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, बैठ जाइए, तो इनके लिए ये आप लोगों को वोट देना है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 5 उप मुख्यमंत्री के चेहरे दिए गए हैं। है क्या चेहरे वाला है? नाम वाला लेटर ये है। तो ये 5 उप मुख्यमंत्री है। उसमें 5 साल के लिए मेहरबान अली, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मेहरबान अली मुस्लिम समाज के हैं। दूसरे एमबीसी प्रवर्ग के डॉक्टर रघुनंदन निषाद अर्थात उर्फ मल्ला, ये उप मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट है। तीसरे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा आजमगढ़ के, ये उप मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट है। ये एमबीसी के हैं, तो एमबीसी के 2 चेहरे हो गए हैं। चौथा है राम अजोर सरोज,
ये शेड्यूल कास्ट की चमार और जाटव जाति के अलावा जो दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण संख्या के आधार पर बलवाली जाति है वो है राम अजोर सरोज, उस पासी समाज से जाति से संबंधित है। और ये शुरू से काशीराम जी के समय से, अभी रिटायर्ड हो गए तब भी हमारे आंदोलन में सक्रिय है और सक्रिय रोल प्ले कर रहे हैं, सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता है। ये चौथे उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है। और पांचवा है दिनेश लोधी जी, ये भी हमारे बहुत सीनियर कार्यकर्ता है, बुंदेलखंड के रहवासी है और बुंदेलखंड क्षेत्र को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है और लोधी समाज से आते हैं और ये भी एमबीसी को बिलोंग करते हैं। और इस तरह से एमबीसी के तीन एमबीसी को अगर कोई रिप्रेजेंटेशन दिया गया है सबसे ज्यादा तो वो है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, क्योंकि परिवर्तन करने के लिए सबसे ज्यादा उन लोगों को अधिकार देने की जरूरत है। तो एक तो ये बात मैं मतदाताओं को खास तौर पर बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और इस तरीके से प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। बहुत सारे एमबीसी के लोग बीजेपी को मांग कर रहे हैं, मांग करने के बाद भी नहीं दे रहे। जो मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री बनाया उनको मुख्यमंत्री बनाने का वादा करके उप मुख्यमंत्री बनाया, तो धोखाधड़ी करके बनाया है। तो ये बात ये इसलिए कह रहा हूं। तो इस तरह से एक तो ये बात हो गई है और दूसरी बात क्या है, एक तो ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं और दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं इस परिवर्तन मोर्चा के संदर्भ में, वो ये है कि हम लोग खास तौर पर इस चुनाव के लिए विशेष प्रकार का इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया है। और ये इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है, ये दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये खास प्रकार का इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया गया है। ये जो खास प्रकार का इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया गया है, यदि कोई आदमी, कोई मतदाता इसको एक बार पढ़ ले तो ये स्टैंप लगा के 100 रुपए का स्टैंप लगा के हम देंगे। हर विधानसभा में विधानसभा का जो प्रत्याशी है वो स्टैंप लगाकर इसको छपाई करके इसका प्रचार प्रसार करेगा। कोई राजनीतिक दल स्टैंप लगाकर एक तो अपना घोषणा पत्र घोषित नहीं कर रहा है और दूसरा, यदि हमने ये घोषणा पत्र लिखा हुआ है तो ये पढ़ ले। कोई पार्टी इस तरह की बातें जो इस घोषणा पत्र में लिखी हुई है लिखने का भी साहस नहीं कर सकता। अमल करने की तो बात छोड़ो। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा परिवर्तन करने के लिए ये घोषणा पत्र बनाया गया है। इससे हमारे लोग पढ़ ले और यदि ये अमल हमने नहीं किया तो लोग हमारे कैंडिडेट के ऊपर कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। हम ये वादा करते हैं, आश्वासन देते हैं। ये दूसरी बड़ी बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं और ये कहकर मैं अपनी बात समाप्त करने की दिशा में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। और समाप्त करने के पहले मैं कैंडिडेट के नाम घोषित करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि पहले चरण में
विधानसभा आयुष्मती कविता कटारिया, विधानसभा क्षेत्र 13 पुरकाजी, वहां की प्रत्याशी है। दूसरा है माननीय राजू सैनी, विधानसभा क्षेत्र 15 खतौली, ये पिछड़ा समाज पार्टी के कैंडिडेट है। ये परिवर्तन मोर्चा के जो दूसरे घटक दल है उससे संबंधित है। तीसरे है राजू गादरे, इनका नाम तो गैर मुस्लिम लगता है मगर ये गैर मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम है। हाँ, राजुद्दीन गादरे है।